नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था फिर तेजी पकड़ेगी। हम दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकते हैं। इसके उलट वैश्विक वित्तीय कंपनी क्रेडिट सुइस की भारतीय इकाई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ढीला रह सकता है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कौन सा आकलन सही साबित होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारी नीतियां ही तय करेगी कि इनमें से कौन सा अनुमान सटीक बैठेगा। पहला आयाम डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसके जरिए सरकार देश को पारदर्शी व्यवस्था की ओर ले जा रही है। नोटबंदी के दौरान खातों में भारी नकदी जमा कराने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर आयकर अधिकारियों यानी आईटीओ ने ईमानदार खाताधारकों को परेशान किए बिना काला धन जमा कराने वालों पर जुर्माना लगाया तो यह कदम एकदम सही होगा। यदि आयकर अधिकारी इसे घूस वसूलने के सुनहरे मौके के तौर पर ईमानदार खाताधारकों का उत्पीड़न शुरू कर देंगे तो यही कदम उल्टा पड़ जाएगा। उस स्थिति में ईमानदार खाताधारक का पूरा ध्यान अपने बचाव में लग जाएगा और उसकी व्यापारिक गतिविधियों की गति बाधित होगी। साथ ही साथ बेईमानी लोगों द्वारा घूस खिलाकर टैक्स की चोरी भी बदस्तूर जारी रहेगी। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत ने नोटबंदी की कवायद पर कलंक लगाया। आईटीओ का ऐसा व्यवहार अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। आईटीओ के सांठगांठ वाले भ्रष्टाचार के चलते ही देश में काला धन जमा हुआ है। इसी महकमे को काले धन से निजात दिलाने की जिम्मेदारी देना चोर को थानेदार बनाने सरीखा है। सरकार को तत्काल ही ऐसा खुफिया तंत्र बनाना चाहिए जो स्वतः भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों को पकड़ सके। इसमें एक हेल्पलाइन भी खासी मददगार होगी, जहां वैसे ईमानदार खाताधारक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिनका आईटीओ ने उत्पीड़न किया हो। तभी नोटबंदी के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। दूसरे आयाम का संबंध असंगठित क्षेत्र से है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र दबाव में आएगा। जैसे देसी साबुन बनाने वाला उद्यमी अभी तक मुख्य रूप से नकदी में व्यापार करता था और उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। उत्पादन लागत ज़्यादा होने के बावजूद वह बाजार में अपना वजूद बचाए हुए था, क्योंकि बड़ी एवं स्थापित कंपनियों को अपने उत्पादों टैक्स देना होता है, जबकि इस मोर्चे पर उसकी बचत हो जाती थी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने से छोटा उद्यमी भी कर के दायरे में आ जाएगा। उसके माल की लागत पहले से ही ज़्यादा थी और अब कर लगने से उस पर बोझ और बढ़ जाएगा। नतीजतन अपने उत्पाद के दाम बढ़ने से वह बाजार से बाहर हो जाएगा। उद्यमी को अगर कर सीमा में छूट हासिल हो तब भी उसे कर दायरे में आने का डर सताता रहेगा। उसे वही खाते बनवाने होंगे, शून्य कर का रिटर्न भी दाखिल करना होगा। देश में अधिकांश रोजगार सृजन इन्हीं छोटे उद्यमों के जरिए होता है। बड़े उद्योग स्वचालित मशीनों को अपना रहे हैं, लिहाजा
छोटे उद्योगों को टैक्स रिटर्न के झंझट से दूर रखना चाहिए। तीसरा आयाम वित्तीय घाटे का है। उपरोक्त संस्थाओं के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3.5% के दायरे में रहने का अनुमान है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा। फिजूल खर्ची पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, लेकिन मौजूदा दौर में यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मातम के वक्त शहनाई का स्वर सुरीला लगने के बजाय चुभने लगता है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट से पहले तमाम आशंकाएं घर कर रही थी। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से चंद दिन पहले पेश होने वाले बजट को लेकर व्यापक आशंकाएं थी और सरकार पर ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे थे कि इसमें तमाम लोक लुभावन कदम उठाए जाएंगे और इसका स्वरूप बहुत पक्षपाती होगा। संभवतः इसी वजह से विपक्षी दल बजट की तारीख आगे बढ़वाना चाहते थे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर पेश किया गया बजट काफी सुखद आश्चर्य वाला रहा। उनकी ओर से पेश बजट न केवल लोक लुभावनवाद के मोहपाश से मुक्त रहा, बल्कि वास्तव में बेहद दूरगामी सकारात्मक प्रभावों वाला भी रहा। बजट ने साबित किया कि उसे लेकर विपक्षी दलों की आपत्ति व्यर्थ थी। बजट में ऐसा कुछ नहीं कि यह कहा जा सके कि सरकार का इरादा तो लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए चुनाव जीतना है। भविष्य में इसे ऐसे बजट के तौर पर देखा जा सकता है जिसने भारत के आर्थिक वृद्धि चक्र को खासा परिवर्तन कर दिया। बजट के ऐतिहासिक पहलुओं पर गौर करें तो ऐसी 3 बातों का उल्लेख किया जा सकता है जो पहली बार बजट में देखने को मिली। सबसे पहली तो यही कि वित्त मंत्री ने इसे 1 फरवरी को पेश कर उस अक्षम प्रक्रिया को तिलांजलि देना सुनिश्चित किया जिसमें वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान की जरूरत पड़ती थी। अब चालू वित्त वर्ष के अंत तक वित्त विधेयक को स्वीकृति मिल जाएगी। दूसरी प्रमुख बात यह कि इसमें योजनागत और गैर योजनागत व्यय के बीच के अंतर को खत्म कर दिया गया, जो बेवजह की बनावटी परिपाटी बनी हुई थी। इसे खत्म करने से अब पूंजीगत और राजस्व व्यय हिस्सेदारी की बेहतर तस्वीर सामने आएगी। यहाँ पर यह गौर करना उल्लेखनीय होगा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2% तक लाने और इसके साथ ही राजस्व घाटे को 1.8% तक घटाने में वित्त मंत्री ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने की दिशा में जबरदस्त दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का भाव दर्शाया। तीसरी बात का ताल्लुक रेल बजट को आम बजट में समाहित करने से जुड़ा है। इस प्रकार अलग से रेल बजट पेश करने की औपनिवेशिक परंपरा को खत्म कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने से समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए व्यापक नीति बनाने की गुंजाइश मिली है। यह बहुस्तरीय परिवहन तंत्र के तेज विकास को गति देगी। समूचे परिवहन तंत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.41 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इस बजट के मुख्य रूप से 3 बुनियादी लक्ष्य भी हैं। यह बजट बेहद अहम घरेलू निवेश को फिर से पटरी पर लाना चाहता है, जिसकी रफ्तार मंद पड़ गई है। इसके लिए बजट में सरकारी पूंजीगत निवेश में 24.5% का भारी इजाफा किया है,
यह बढ़ोतरी इस उम्मीद के साथ की गई है कि इससे निजी निवेश में तेजी आएगी। इसी कड़ी में सालाना 50 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले छोटे एवं मझोले उपक्रमों यानी एसएमई के लिए कारोबारी निगम कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गई है। इनके अतिरिक्त कारोबार की राह सुगम बनाने पर भी खासा जोर है। इन कदमों से भारत में तकरीबन 96% कंपनियां सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और उन्हें नई गति मिलने के साथ ही रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बनेगी। ये 96% कंपनियां रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का काम करती है। इनका दायरा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों तक है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, चमड़ा, सामान्य इंजीनियरिंग तो है ही, सेवा क्षेत्र भी है। कर में रियायत से उत्साहित ये कंपनियां अच्छी संख्या में रोजगार पैदा करने का काम कर सकती है। बजट की दूसरी बुनियादी प्राथमिकता सीधे तौर पर रोजगार सृजन से जुड़ी है। देश में अधीर होते बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत को तत्काल पूरा करना समय की मांग थी। किफ़ायती मकानों की योजना को इतने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के पीछे यही मकसद है। अर्थव्यवस्था में इसके व्यापक अंतर्निहित जुड़ाव हैं और यह योजना रोजगार सृजन का लक्ष्य हासिल करने में खासा योगदान देगी। कपड़ा और अन्य श्रम बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बढ़ा आवंटन भी इस दिशा में मददगार होगा। यहाँ एक छोटी सी गलती रह गई है। यह 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास नहीं है, यह 110 शब्द प्रति मिनट की गति का अभ्यास है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास दे दिया गया है, शुरू में बोलने में गलती हो गई। 110 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास है ये आप देख सकते हैं ये। और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी आप इमेज देखना चाहते हो तो इमेज यहाँ पर है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 110 शब्द प्रति मिनट की गति से यह अभ्यास समाप्त हुआ।